Namaskar and welcome to my YouTube channel English for All. This is Manish Rai. आज प्रस्तुत है वर्ग 12 से पोएट्री नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। जी, आज प्रस्तुत है वर्ग 12 से नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। बच्चों, इस कविता को लिखा है W.H. ऑडेन ने। किसने लिखा है? W.H. ऑडेन ने। बच्चों, चूँकि अब की परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की संख्या काफ़ी अच्छी खासी आ रही है, इसलिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों पे विशेष ध्यान दें। इसके लिए महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान से सुनें, ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं रेखांकित करता चलूँगा, दोहराता चलूँगा। जी, तो हम लोग पढ़ रहे हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑडेन। आइए W.H. ऑडेन के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। W.H. ऑडेन was born in 1907 and died in 1973। अर्थात W.H. ऑडेन का जन्म 1907 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1973 में हुई थी। पहला, ये आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न का जवाब हो सकता है। हु वॉन द पुलित्जर प्राइज इन 1948 फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंग्जाइटी। बच्चों, W.H. ऑडेन ने 1948 में पुलित्जर प्राइज जीता। याद रखिएगा, कौन सा पुरस्कार इन्होंने जीता? पुलित्जर प्राइज जीता। और किस वर्ष जीता? इन 1948 में फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंग्जाइटी। ये अपनी वो जो संग्रह थी ना कविता की, जिसका नाम था द एज ऑफ एंग्जाइटी। क्या नाम था? द एज ऑफ एंग्जाइटी। इसके लिए, इस कविता के संग्रह के लिए 1948 में W.H. ऑडेन को पुलित्जर प्राइज मिला था। बच्चों, जो इनके बारे में जानकारी दी गई है उसको अति संक्षेप करते हुए मैं महत्वपूर्ण चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि W.H. ऑडेन का जो जीवन काल है ना, ये दो भागों में बटा हुआ है। एक, जन्म से लेकर के 1939 तक। याद रखिएगा, इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और जन्म से लेकर के एक हिस्सा 1939 तक, और ये 39 में ही अमेरिका चले गए, यूनाइटेड स्टेट्स चले गए और वहीं पे जा कर के परमानेंटली सेटल हो गए, अस्थायी रूप से बस गए। इस प्रकार से इनकी कुछ रचनाएं इंग्लैंड में लिखी गई, यानी जन्म से लेकर के 39 के बीच में, और इनकी कुछ रचनाएं 1939 के मध्य के बाद से और मृत्यु के समय तक लिखी गई। तो आइए, द इंग्लिश फेज आर, तो इनके जीवन के जो दो फेज रहे हैं, एक इंग्लिश फेज, एक अमेरिकन फेज। तो इंग्लिश फेज के अंतर्गत इनकी कृतियां हैं द ओरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। बच्चों, ये जो कृतियां हैं, द ओरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम, ये इंग्लिश फेज की कृतियां हैं। अब आइए, अमेरिकन फेज की कृतियों के नाम हम आपके सामने रखते हैं। वो हैं न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बिंग, द एज ऑफ एंग्जाइटी एंड द शील्ड ऑफ एक्िलीज। ये रचनाएं अमेरिकन फेज की है। आप याद रखेंगे, W.H. ऑडेन जो है ना, उनके जीवन काल को दो फेजों में बांटा गया है, एक ब्रिटिश फेज, एक अमेरिकन फेज। ब्रिटेन, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था और 1939 में ये अमेरिका में आकर के बस गए। तो जब अमेरिका में आकर के बस गए, उस दौरान इन्होंने न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बिंग, द एज ऑफ एंग्जाइटी एंड द शील्ड ऑफ एक्िलीज नामक किताबें लिखी। ये जो पढ़ने जा रहे हैं द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये बच्चों लिरिक है। याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में पूछेगा ये क्या है। यह लिरिक है। लिरिक का अर्थ होता है जो व्यक्ति के व्यक्तिगत विचारों को जो कविता व्यक्त करती है, उसे लिरिक कहते हैं। तो ये लिरिक है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट क्या है? तो ये लिरिक है। एंड इट इनेक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, द एस्पिरेशंस दैट आर नॉट फुलफिल्ड एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस इन विच एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाइज। बच्चों, ये जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है ना, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मानव का जीवन जो है ना, ये फ्रस्ट्रेशन से भरा है, निराशा से, अवसाद से ये भरा हुआ है।
एंड द एस्पिरेशंस दैट आर नॉट फुलफिल्ड, और बहुत सारी आकांक्षाएं हमारे जीवन में अधूरी रह जाती हैं, बहुत सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस, और वो अकेलापन की स्थिति इन विच, जिसमें व्यक्ति जीता है और मरता है। मतलब हमारा जीवन जो है ये फ्रस्ट्रेशन से, निराशा से, अवसाद से भरा हुआ है, साथ ही बहुत सारी आकांक्षाएं जो पूरी नहीं हो पाती हैं, और फिर अंत में अकेलापन, इन्हीं सब के बीच हम जीते हैं और मरते हैं। तो यह जो कविता है, आइए इसको अब आगे देखते हैं। इस कविता में कुल मिलाकर के 5 स्टेंजा है। कितने स्टेंजा हैं? 5। तो आइए पहला स्टेंजा देखते हैं। लिख रहे हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। कवि W.H. ऑर्डन कह रहे हैं, बच्चों याद रखिएगा कि इस कविता का जनरल मीनिंग कुछ और है और इसका आयरॉनिकल मीनिंग कुछ और है। कवि कह रहे हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। यहाँ पे लीव्स की तुलना मानव के जीवन से की गई है, आपके जीवन से की गई है, मेरे जीवन से की गई है, और जीवन से तुलना करते हुए ये कह रहे हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी अब जो पत्तियाँ हैं बहुत तेज़ी से पेड़ से टूट के गिर रही हैं, शाखाओं से टूट करके गिर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आज जो इंसान है ना, बहुत तेज गति से और भारी संख्या में मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, अपने कब्र की तरफ जा रहा है, हमारी आयु घट चुकी है। यहाँ पे जनरल मीनिंग कह रहा है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी अब पत्तियाँ बहुत तेज़ी से गिर रही हैं। और इसका आयरॉनिकल मीनिंग हुआ कि अब इंसान जो है ना बहुत तेज गति से, बहुत तीव्र गति से वृद्ध हो रहा है, और वृद्ध होकर के अपने कब्र की तरफ जा रहा है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। बच्चों गौर करेंगे, नर्सेस फ्लावर्स वे फ्लावर्स होती हैं दैट ग्रो अंडर और बिसाइड अ सपोर्टिंग ट्री कॉल्ड नर्स, यानी नर्स नामक एक पेड़ के अगल बगल में और उसके संरक्षण में खिलने वाले फूल को नर्सेस फ्लावर कहते हैं। तो कवि W.H. ऑर्डन कहते हैं कि नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, यानी ये जो नर्स के फूल हैं ना, ये भी बहुत दिनों तक टिकने वाले नहीं हैं। ये तो इसका जनरल मीनिंग हुआ। आयरॉनिकल मीनिंग ये हुआ कि हमारे जो पूर्वज हैं ना, हमारे जो दादा दादी हैं, वो बहुत तेज गति से, हमारे जो माता पिता हैं बहुत तेज गति से मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। नर्सेस फ्लावर्स मतलब हम लोग, यानी अपने दादा दादी माता पिता के संरक्षण में ही ना हम फले हैं, फूले हैं और खिलने वाले फूल हैं। तो कह रहे हैं कि अब ये फूल भी विल नॉट लास्ट लॉन्ग, यानी अब ये फूल भी, यानी हम लोग भी बहुत दिनों तक टिकने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? सुनिए। नर्सेज टू द ग्रेप्स आर गॉन। नर्सेज मतलब हमारे पूर्वज, हमारे दादा दादी, हमारे संरक्षक, मतलब हमारे दादा दादी ग्रेप्स आर गॉन, वो कब्र में जा चुके हैं, वे समाधि ले चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो जब हमारे संरक्षक की मृत्यु हो चुकी है, अब हमारी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए कवि कहते हैं कि नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, कि नर्स के जो फूल हैं ना, अर्थात हम लोग, संरक्षक चले गए, तो भाई अब हम उनके फूल जो हैं ना बहुत दिनों तक हम लोग भी टिकने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे दादा दादी, हमारे माता पिता कब्र को जा चुके हैं। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। और बच्चों प्रैम्स वो एक गाड़ी होती है, 4 पहिया बच्चों की गाड़ी होती है, जिसमें आप बच्चों को बैठा करके सैर कराते हैं, जिसको आप पेरेम्बुलेटर्स भी कहते हैं, या ए 4 व्हील्ड बेबी कैरेज, 4 पहियों वाली बच्चों की एक गाड़ी होती है। तो कह रहे वो गाड़ी चल रही है, मतलब जीवन जो चक्र है, जो लाइफ साइकिल जो है ना, जीवन चक्र है ना, ये चल रहा है। यानी हमारे दादा दादी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और हम भी बहुत दिनों तक नहीं टिकेंगे, क्योंकि हमारे माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और हम लोग भी कब्र की तरफ जा रहे हैं। तो हम लोग भी, हमारी भी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन यह जीवन जो चक्र है ना, यह समाप्त होने वाला नहीं है। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। और जो 4 पहिया गाड़ी है ना बच्चों की, ये घूमती फिरती है, ये घूम रही है, फिर रही है, मतलब लोग मर रहे हैं। अगर लोग मर रहे हैं तो कुछ लोग इस दुनिया में जन्म भी ले रहे हैं। यहाँ पे जो प्रैम्स गो रोलिंग है ऑन है ना, इसका अर्थ ये होता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, यानी लोग मर रहे हैं तो कुछ लोग जन्म भी ले रहे हैं। इस प्रकार से ये जीवन चक्र चलता रहेगा, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है।
एक बार फिर से प्रथम स्टेंजा को समझते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्तियां बहुत तेजी से पेड़ों से जुदा हो रही हैं। मतलब इंसान बहुत तेजी से और भारी संख्या में मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट लॉन्ग, और चूंकि हमारे दादा दादी माता पिता बहुत तेजी से मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, तो उनके संरक्षण में खिलने वाले हम फूल हैं, अतः ये फूल भी बहुत दिनों तक टिकने वाले नहीं हैं, क्योंकि नर्सेस टू द ग्रेप्स आर गॉन, क्योंकि हमारे माता पिता दादा दादी हमारे संरक्षक की मृत्यु हो चुकी है। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, लेकिन कितने हूँ लोगों की मृत्यु हो जाए, लेकिन कुछ लोगों का जन्म भी होगा। इस प्रकार से धरती पे जीवन चक्र चलता ही रहेगा। दूसरा स्टेंजा लेते हैं। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। बच्चों याद रखिएगा, विस्परिंग नेबर्स का मतलब हुआ एजेंट्स और मैसेंजर्स ऑफ डेथ। एजेंट्स और मैसेंजर्स ऑफ डेथ, इसका मतलब हुआ कि यमदूत, यानी यम के दूत जो हमारे प्राणों को हर करके लेके यम के पास चले जाते हैं। तो ये कह रहा है कि विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। W.H. ऑर्डन कह रहे हैं कि यमदूत हमारे दाएं बाएं चारों ओर हमेशा मौजूद रहते हैं। वे हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि कब इनके प्राण को हम चुरा लें और चुरा करके लेकर के यम के पास चले जाएं। ये कह रहे हैं विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, यानी यमदूत हमारे दाएं भी हैं, हमारे बाएं भी हैं, हमारे चारों तरफ हैं। एंड प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, और ये जो यम के दूत हैं ना, ये हमें प्लक करते हैं। जिस प्रकार से आप फूल के पौधे से फूल को तोड़ लेते हैं और फूल अपने माता पिता, अपने पेड़ से, अपने माता पिता से जुदा हो जाता है, और इस प्रकार से फूल जीवन की वास्तविक खुशी से अलग हो जाता है, उसी प्रकार से ये जो मौत के देव हैं ना, उनके दूत हमारे चारों तरफ दिन रात घूमते रहते हैं। क्यों? टू प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, ताकि वे हमें हमारी वास्तविक खुशी से जुदा कर सकें। वे हमारे प्राण को हर लें, वे हमारे प्राण को हमसे छीन लें और छीन करके ले करके चले जाएं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। रियल डिलाइट, वास्तविक खुशी क्या होती है? परिवार के साथ रहना ही वास्तविक खुशी है। और जब हम अपने परिवार के साथ मज़े में अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं, उसी दौरान यम के दूत हमारे चारों तरफ मंडराते रहते हैं इस फिराक में कि कब इनके प्राण को हर लें और इनको जीवन की वास्तविक खुशी से जुदा कर दें। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीज। ये कह रहे हैं W.H. ऑर्डन, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज। जब हम युवा होते हैं, जब हम जवान होते हैं, जब हम अपने जीवन का आनंद ले रहे होते हैं ना, तो हमारे हाथ जो होते हैं ना, एक्टिव्स होते हैं, ये सक्रिय होते हैं, ये मजबूत होते हैं, ये काम कर रहे होते हैं। और जब यमदूत हमारे प्राण को हर लेते हैं, हमें वास्तविक खुशी से प्लक जुदा कर देते हैं ना, तब हमारे हाथ मस्ट फ्रीज, ये ठंडे पड़ जाते हैं, इसमें जान नहीं होती, तब हम अपने हाथ से कुछ कर नहीं सकते, ये बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं, निस्तेज हो जाते हैं, ये निष्प्राण हो जाते हैं, लोनली, और हम एकदम अकेला हो जाते हैं, दुनिया के सारे लोगों से हम जुदा हो जाते हैं। ऑन द सेपरेट नीज, और हमें लेटा दिया जाता है और हमें सुला दिया जाता है, और हमारे दोनों हाथ सेपरेट नीज, हमारे दोनों घुटनों पे टिका दिए जाते हैं, उसमें कोई हलचल नहीं होती है, फिर हमारे हाथ पांव हिलते नहीं हैं, हम भी मृत्यु को पा लेते हैं। इसको फिर समझते हैं। व्हिस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, कभी कह रहा है दूसरे स्टेंजा में कि हमारे चारों तरफ वो यमदूत हमेशा मंडरा रहे हैं। क्यों मंडरा रहे हैं? टू प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, ताकि वे हमारे प्राण को हर सकें, ताकि वे हमें हमारे परिवार वालों से जुदा कर सकें और हमें वास्तविक खुशी से वो अलग कर दें। और जब हमें वो यमदूत वास्तविक खुशी से अलग करते हैं ना,
एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, तो हमारे ये क्रियाशील जो हाथ होते हैं ना ये ठंडे पड़ जाते हैं, अर्थात हम भी मर जाते हैं, दुनिया से जुदा हो जाते हैं, दुनिया के लोगों से जुदा हो जाते हैं और हमारे दोनों हाथ हमारे दोनों घुटनों पे टिका करके हमें लिटा दिया जाता है और हम भी इस संसार से विदा हो जाते हैं। स्टेंजा नंबर 3 देखते हैं। डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, कवि कह रहे हैं डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक। अरे अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो पीछे मुड़ के देखो, हजारों लोग सैकड़ों लोग मरे पड़े हैं। डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो पीछे मुड़ के देखो, सैकड़ों लोग मरे पड़े हैं। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, बच्चों ट्रैक का अर्थ होता है कि लोगों के चलने फिरने से बना ऊबड़ खाबड़ रास्ता, उसको ट्रैक कहते हैं। और यहाँ पे वुडन जो लिखा है ना, इसका अर्थ हुआ इन वुडन कॉफिन्स, जिसको वो 100 पेटिका कहते हैं, 100 पेटी जिसको बोलते हैं, ताबूत जिसको बोलते हैं, जिसमें मृत शरीर को रखा जाता है और 4 व्यक्ति हाथ लगा करके जिसको उठाते हैं ना, उसको ताबूत बोलते हैं, कॉफिन्स बोलते हैं। तो लिखा है कि विश्वास नहीं हो रहा है, पीछे मुड़ के देखो, सैकड़ों मरे पड़े हैं। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, रास्ते में सैकड़ों लोग ताबूत में लिटाए गए हैं, सबकी मौत हो चुकी है, आप देख ही रहे हो। आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव, आर्म्स का मतलब होता है हाथ, और ये जो हाथ उठते हैं ना प्रेम में, और ये जो हाथ उठते हैं ना प्रेम में, ये प्रेम नहीं है, ये छल है, ये कपट है, ये भ्रम है। इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव, कभी कहते हैं कि ये जो प्रेम है ना दुनिया में, ये छल है, ये कपट है, ये डिसेप्टिव है, ये लव जो है ना ये डिसेप्टिव है। कह रहे हैं कि आर्म्स रेज्ड, यानी जो हाथ, वो कॉफिन्स को, ताबूत को, जो हाथ 4 लोग जो कॉफिन्स को उठाए हुए हैं ना, जो आपके बारे में नाना प्रकार की प्रेम भरी बातें कर रहे हैं, वो प्रेम नहीं है, वो छल है, वो कपट है, वो भ्रम है। अर्थात कभी प्रेम के इस झूठे एटीट्यूड्स को भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसको फिर से देखते हैं। कभी कहते हैं कि अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो पीछे मुड़ के देख लो, सैकड़ों मरे पड़े हैं, सैकड़ों लोग ताबूत में हैं, सैकड़ों लोग 100 पेटिका में रखे गए हैं, और उनको उठा करके जो लोग लेके जा रहे हैं ना, उनके भी हाथ जो है ना अगर उठे हुए हैं ना, तो वो भी उनकी निंदा ही करते हैं। और जो प्रेम दिखाता है ना, वो प्रेम नहीं है, वो छल है, वो कपट है, वो भ्रम है। आइए नंबर 4 में चलते हैं। नंबर 4 पर वो स्टेंजा में देखते हैं डब्ल्यू जॉर्डन क्या कहते हैं। कहते हैं स्टार्विंग, स्टार्विंग का मतलब होता है भूख से मरना। थ्रू द लीफलेस वुड, एक ऐसे वुड की बात करते हैं, एक ऐसे जंगल की बात करते हैं, एक ऐसे पेड़ की बात करते हैं जो लीफलेस है, जो पर्ण रहित है, जिसमें पत्तियां नहीं हैं। आप इस तस्वीर को देखिए बच्चों, आप इस तस्वीर को देखिए, एक पेड़ दिख रहा है, उस पर कोई पत्ती नहीं है और बगल में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा है। एक पर्ण रहित पेड़ की जो स्थिति होती है ना, वहीं एक बूढ़े व्यक्ति की भी स्थिति होती है। यानी पेड़ों में पत्तियां नहीं है, मतलब पेड़ में जान नहीं है, कुछ नहीं है। उसी प्रकार से एक वृद्ध व्यक्ति जिसकी आंखें अब ढंग से देख नहीं सकती, जिसके कान अब ढंग से सुन नहीं सकते, जिसके दांत अब वो कड़े चीज़ों को काट नहीं सकते, जिसकी जीभ अब ढंग से आवाज़ नहीं निकाल पाती। यानी एक बूढ़ा व्यक्ति एक उस पेड़ की तरह होता है जिसमें पत्तियां ही नहीं होती हैं। तो क्या कहते हैं सुनिए, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम। इसका अर्थ हुआ कि स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। बच्चों जो ट्रॉल्स देख रहे हैं ना, ट्रॉल्स जनरली सच में वे लोग होते हैं जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, जो अपराध करते हैं और जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांट देते हैं, वैसे लोगों को ट्रॉल्स कहते हैं। ये दुष्ट लोग होते हैं, ये वीक एंड अगली क्रिएचर्स होते हैं। तो कह रहे हैं कि स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड,
यानी पर्ण रहित जंगल में, पत्ती रहित पेड़ों के बीच जंगल में ट्रॉल्स जो होता है ना, वो घूमता फिरता है। रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। जो दुष्चरित्र व्यक्ति होते हैं ना, ये अपने भोजन के लिए घूमते फिरते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, यानी जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना, तो वह उस पेड़ के समान हो जाता है जिस पर कोई पत्ती नहीं होती है। एंड ट्रॉल्स रन, और उसके बीच ये जो दुष्ट किस्म के लोग होते हैं ना, ये अपने भोजन के लिए घूमते फिरते हैं और सज्जन व्यक्ति को डांटते फटकारते भी हैं, उसको डराते और धमकाते भी हैं। एंड नाइटिंगेल इज डम, और अब नाइटिंगेल बुलबुल अब ये भी चुप है, ये भी मौन है, ये भी तराने नहीं गाती, ये भी डर गई है। एंड द एंजल विल नॉट कम, और अब कोई देवदूत भी आने वाला नहीं है। मतलब कि व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है तो वह लीफलेस वुड की तरह हो जाता है, वह पर्ण रहित एक पेड़ की तरह हो जाता है। और फिर ये देखिए, ये बूढ़े व्यक्ति जो है ना, एक पर्णरहित पेड़ की तरह ये अपने जवानी के दिनों के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे मैं भी जब जवान था तब दौड़ता था, आँखों से देखता था, कान से सुनता था, और अपने दांत से कड़े चीज़ों को खाता था और चबाता था। उसको ये याद करते हुए कह रहे हैं, एंड नाइटिंगेल इज डम, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे अंग काम नहीं करते हैं। मतलब अब बुलबुल जो है, नाइटिंगेल है, ये चुप है, अब ये तराने नहीं गाती। एंड द एंजल विल नॉट कम, एंजल का मतलब बच्चों होता है देवदूत। और ये कह रहे हैं जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना, तो कोई देवदूत भी उसको फिर से जवान नहीं कर सकता। तो ये बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है कि द एंजल विल नॉट कम, यानी अब कोई देवदूत भी हमें हमारे पुराने दिनों को लौटा नहीं सकता। आइए इसको फिर से एक बार देखते हैं। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, एक बूढ़ा व्यक्ति भूख से मतलब यहाँ पे कहेंगे कि प्रेम से, यानी कोई व्यक्ति इसका साथ नहीं देता, बूढ़े व्यक्ति को का कोई साथ नहीं देता। ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, और जो दुष्चरित्र लोग होते हैं ना, वे बूढ़े लोगों को परेशान भी करते हैं, डराते हैं और धमकाते हैं। और बूढ़े लोग अपनी जवानी के दिनों को याद करते हुए ये कहते हैं कि नाइटिंगेल इज डम, अब बुलबुल तराने नहीं गाती, मतलब अब इनके शरीर के जो अंग है ना, इनका साथ नहीं देते। एंड द एंजल विल नॉट कम, और ऐसा कोई देवदूत भी नहीं है जो आए और इनको फिर से हरा भरा कर दे, फिर से सूखे पेड़ पे पत्तियां ला दे। वैसा एंजल भी अब आने वाला नहीं है। आगे क्या कहते हैं अंतिम स्टेंजा में, देखिए लिखा है कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, लिखा है बच्चों कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, यानी बुढ़ापा, कोल्ड मतलब बुढ़ापा, इम्पॉसिबल अहेड, लिस्ट्स द माउंटेन्स लवली हेड, यानी एक बूढ़ा व्यक्ति पहाड़ की खूबसूरत चोटियों को देखता है, सुंदर सुंदर चीज़ों को देखता है, लेकिन चूंकि शरीर बूढ़ा हो गया है, वह बीमारी से ग्रसित है, अब उसके लिए चलना फिरना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। वो हताशा निराशा से भरा हुआ है और मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा है। इसलिए कहा है कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, लिस्ट्स द माउंटेन्स लवली हेड। ये कह रहे हैं कि पहाड़ों की सुंदर सुंदर चोटियाँ है ना, अब कोल्ड है, बहुत ठंडी हैं, यानी इनकी पहुंच से एक बूढ़े व्यक्ति जो बीमारी से ग्रसित है, दुख कष्ट से पीड़ित है, हताश है, निराश है, बीमार है, उसके लिए अब उन चोटियों पे पहुंचना इम्पॉसिबल है, असंभव है। अब ये फिर मतलब वो कार्य, वो सुख नहीं भोग सकते, जीवन का उस प्रकार से ये आनंद नहीं ले सकते। एक बूढ़ा व्यक्ति जिस प्रकार से ये जवानी में अपनी दिनों का आनंद लेते हैं, उस प्रकार से अब ये अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकते। इसलिए कह रहे हैं कि पहाड़ों की लवली हेड, पहाड़ों की सुंदर चोटियाँ बहुत ठंडी है, और अब असंभव है उन सुखों को भोगना जिन सुखों को हम भोग चुके हैं। Whose white waterfall could bless travelers in their last distress। बच्चों यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछेगा कि ट्रैवलर्स कौन है, तो वी आर द ट्रैवलर्स,
ट्रैवलर्स हम हैं, हम इंसान क्या हैं, हम यात्री हैं। किसके यात्री हैं? जीवन के यात्री हैं। तो यहाँ पे W.H. ऑर्डन कह रहे हैं कि अब वे सुंदर सुंदर चीज़ें हमारे बस की नहीं हैं, अब हम उनका आनंद नहीं ले सकते, लेकिन उन पहाड़ों की चोटियों से, हुज वाइट वाटरफॉल, जिसकी सफ़ेद झरने, या वाटरफॉल्स का मतलब होता है जल प्रपात, जब पहाड़ की चोटियों से पानी नीचे धरती पे गिरती है ना, उसको वाटरफॉल या जलप्रपात कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि जलप्रपात जो है ना किस रंग का है, आप कहेंगे व्हाइट। किस रंग का है? व्हाइट। और ट्रैवलर्स कौन है? तो वी आर द ट्रैवलर्स, वी द ह्यूमन बींग्स, हम इंसान, मानव, हम यात्री हैं। तो ये कह रहे हैं कि बूढ़ा व्यक्ति पहाड़ की चोटियों, सुंदर चोटियों को देखता है और कहता है कि अब हमारे लिए ये असंभव है, अब हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, मतलब जीवन का आनंद, जीवन के इस अंतिम पड़ाव में अब नहीं लिया जा सकता। हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, केवल उस पहाड़ की चोटियों से गिरता हुआ झरना, गिरता हुआ पानी ही है ना, हमें थोड़े आशीर्वाद दे सकता है, हमें थोड़ी खुशियाँ दे सकता है, हमारे कष्ट को थोड़ा सा कम कर सकता है। ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, लास्ट डिस्ट्रेस का अर्थ हुआ कि जब वो मृत्यु का दरवाज़ा, यानी इंसान अब एकदम अंतिम पड़ाव पे है। इंसान जो है ना, लास्ट डिस्ट्रेस का मतलब हुआ डेथ, यानी मृत्यु के कगार पे खड़ा यात्री अब किसी अन्य चीज़ का आनंद नहीं ले सकता, केवल उन चोटियों से जो झरना, जो पानी गिर रहा है ना, उस ठंडे पानी को पी सकता है, वहाँ से गिर रहे चल करके इसके पास आ रही चीज़ों का ये आनंद ले सकता है, उसी से थोड़ी सी खुशियाँ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अब यह मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा है और अब जीवन इसके लिए बहुत मुश्किल और दुरूह चीज़ हो चुकी है। बच्चों, इस कविता में W.H. ऑर्डन हमें जीवन की सच्चाइयों से रूबरू करा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इस पोएट्री को आप बार बार सुनें, इसके अर्थ को समझने की कोशिश करें, और अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव भी दें, और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलिए जय हिंद।